नमस्कार दोस्तों, ओमनीसियन चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर्स यानी टॉप 10 करंट अफेयर्स जो कि आपको आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और ये वीडियो पहले से भी आता रहा है, तो अगर आपकी परीक्षा है या आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिल जाए व्याख्या के साथ जो कि बहुत दिनों तक आपको याद रहे और परीक्षा में आप उस क्वेश्चन को कर सकें, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आप इसे मिस न करें अगर आप सामान्य रूप से भी जानना चाहते हैं तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन, जी हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। 4 ऑप्शन है और अगर आप जानते हैं तो इसे ज़रूर कमेंट में अपना लिख सकते हैं ताकि मुझे पता लगे क्या आप कितने लोग जानते हैं। और देखिए अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी आंध्र प्रदेश, सी गुरुग्राम, क्या आपका कोई दिमाग कोई आइडिया हो रहा है, या डी नोएडा। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2023। आंसर आपको नहीं पता तो मैं बताऊं दोस्तों, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए नई दिल्ली। अब इसके बारे में कुछ बातें जानकर आप नोट कर लीजिए। देखिए एक तो ये बात की जब सुरक्षा की बात होती है तो सुरक्षा का जिम्मेवारी जो है देश के गृह मंत्री को जाती है, उन्हीं का है ये। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जो कि अमित शाह हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत में आतंकवाद यानी टेरर और नार्को फाइनेंस जो यानी कि जो नशे की जो नशा के लिए जो पैसा दी जाती है, फॉरेंसिक, न्यूक्लियर, परमाणु और रेडियोलॉजिकल, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जैसे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल पर बल दिया है। यानी भाई टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर आयोजित 2 दिवसीय, एक्चुअली 2 दिन का ये सम्मेलन था देश में मनाया गया। और ये इसका जो है जाहिर सी बात है 2 दिन का था, तो आप 2 दिन रख लीजिए, मैं डेट लिखाता हूँ अगस्त महीने का। तो ये है दोस्तों 24, जी हाँ 24 से 26 अगस्त, 24 से 26 अगस्त 2023, जी हाँ 2023। बात को थोड़ा ध्यान सुनेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए इसमें जो खास और महत्वपूर्ण बात था जो मैंने कह दिया, और सम्मेलन में 750 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि तमाम जुड़े हुए जो है, चाहे केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल के डीजी हो या केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुख, सभी राज्य के भी जो डीजीपी इसमें शामिल थे, साथ ही और भी वरिष्ठ अधिकारी जैसे कि केंद्रीय सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा के जो और भी इसमें सचिव वगैरह थे उनको भी शामिल किया गया। तो ये मिला जुला के कह सकते हैं कि भाई 2 दिन का था, 24 और 25, जो कि 2 ही दिन का था ना, 24 और 25 अगस्त 2 दिवसीय ये सम्मेलन है। तो 25 अगस्त को समापन भी हो गया, तो इस बात को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं कि नई शिक्षा नीति, जी हाँ, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब वर्ष में कितनी बार बोर्ड तो दोस्तों हम लोग जानते ही है ना कि 10वीं जो है 10वीं को बोर्ड कहते हैं। तो यानी कि जो बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाए, कितनी बार वर्ष में अब कितनी बार बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। आंसर बताइए, सोचिए आंसर, और आंसर सोचिए। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करें, नहीं तो आप जो है जाहिर सी बात है देखते रहिए वीडियो में। देखिए मैं बताऊँ थोड़ा, मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे और समझ में आए। तो देखिए दोस्तों ये जो है अब वर्ष में 2 बार, जी हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष में 2 बार जो है बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैसे आप कहेंगे कि भाई वर्ष में 2 बार क्यों, साल भर बच्चे पढ़ेंगे और 1 बार देंगे परीक्षा। लेकिन आप देखिए अगर बात करते हैं ओपन, जैसे कि ओपन स्कूल जो होता है सेंट्रल वाला, ठीक है, ओपन स्कूल हो गया, या स्टेट में भी बहुत सारे ओपन स्कूल हैं, तो 2 बार आयोजित की जाती है, सेकेंड है ना 2 टर्म, तो 2 बार जो है 2 बार आयोजन होता है इसका, उसी को ध्यान में रखते हुए अब बोर्ड के भी परीक्षा। अब देखिए इसमें भी कुछ बात को समझिए कि अभी एक बात की केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। अब शिक्षा मंत्री होते हैं तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है
अब कौन है, ठीक है, तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है वो है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है, धर्मेंद्र, लिख लीजिए या एक्चुअली याद हो ही होगा आपको, धर्मेंद्र प्रधान। तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और 23 अगस्त, जी हाँ, तारीख नोट करते जाइए कि 23 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जारी की गई। यानी कि जो पूरे देश में जो ये रूपरेखा जारी की गई है, यह रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी कदम है। बोर्ड में वर्ष में अब 2 बार आयोजित की जाएगी बोर्ड, ठीक, जैसा कि मैंने बताया आपको आंसर में भी। और अभी देखिए इससे जो है वर्ष में एक और बार होने वाली परीक्षा में विद्यार्थियों को होने वाला तनाव कम है। मतलब एक ही बार परीक्षा, बहुत सारे विद्यार्थी जो है साल में एक बार परीक्षा देते हैं, बहुत सारे तो पास हो ही जाते हैं, लेकिन फेल होने वाले को भी जो है टेंशन रहता है। तो जो फेल हो जाते हैं किसी कारण बस, क्योंकि कारण तो बहुत है, कुछ लोग पढ़ाई नहीं करते तो कुछ लोग और भी रीजन होता है। तो अगर फेल हो जाते हैं तो उनको दूसरा मौका 6 महीने का मिलेगा, एक्चुअली चूँकि 2 बार होगी। देखिए इसमें क्या परिवर्तन होगा, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि भाई क्या है। देखिए स्कूली शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है, रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित स्कूली शिक्षा के, जैसे कि जो है हमारा है ये देखिए 5 + 3 + 3, ये जो है प्रारूप के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और ख़ास बात समझिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रभावी शिक्षा शास्त्र जो है बनाया जाएगा। कला और शारीरिक शिक्षा पर नए सिरे से जोर दिया जाएगा। समझ रहे हैं, कला और शारीरिक शिक्षा। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभिन्न अंग बनने वाली व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। विद्यार्थियों को कम से कम 3 भाषाओं में होना होगा, विद्यार्थी को कम से कम 3 भाषाओं में होना होगा पारंगत, यानी 3 लैंग्वेज को चुनना होगा, ठीक है। साहित्यिक स्तर हासिल करना होगा 3 लैंग्वेज को। तो कम से कम कह रहे हैं कि आप ज़्यादा भी तो सभी विद्यार्थी कम से कम 3 भाषाओं में पारंगत हों, जिनमें से कम 2 भाषा भारत की मूल भाषा, यानी कि 2 इंडियन भाषा के अलावा एक जो है फॉरेन लैंग्वेज भी आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज ही आपको पढ़ना होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये कि फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ना होगा, 2 अपना भाषा। गणित में विषय के डर को कम किया गया। अगर चूँकि जाहिर से मैथ्स को लेकर बहुत डरे रहते हैं लोग, तो विषय के डर को कम करने के लिए गणित और गणनात्मक सोच के लिए विषय में जो प्रक्रिया है उसको प्रवाह के साथ साथ वैचारिक समझ पर भी जोर दिया गया। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। बहुत सारे जो है इसके लिए एक अलग से वीडियो थोड़ा सा बन सकता है, उसके मैं सोचूंगा। तो चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाली कि क्या इसमें बदलाव है। तो बहुत बड़ी बदलाव किया गया है, जो समझ सकते हैं वो समझ ले, नहीं तो आने वाले समय में बहुत ही उनको दिक्कत होने वाली है। खासकर जो हम लोग जैसे हैं, जो इस समय के इसके लोग, उनको पता भी नहीं चला है कि अब 2 बार बोर्ड हो गया है। ये सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले जो है 2 बार होंगे, क्योंकि नेशनल लेवल पे ये चल रहे हैं। अगला प्रश्न चलिए, प्रश्न नंबर 3 है, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर कब पहुंचा? 22 अगस्त, ऑप्शन बी मतलब बी में 23 अगस्त, ऑप्शन सी 24 अगस्त, ऑप्शन डी 25 अगस्त। सभी जानते हैं दोस्तों कि ऑप्शन बी होगा 25 अगस्त और 6:04। जी हाँ, 6:04 जो है शाम में ये जो है चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर ने जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया। जी हाँ, सॉफ्ट लैंडिंग किया। और उसके बाद जो है उससे जो प्रज्ञान रोवर जो है निकला। तो ये बहुत बड़ी बात था। और इससे एक देखिए, जिस सतह पर ये विक्रम लैंडर जो है मतलब अपना वो जब जहाँ पर वो लैंड किया उस स्थान को शिव शक्ति नाम दिया गया है, शिव शक्ति नाम दिया गया है। ये जो है इसरो के द्वारा रखा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा भी किया है, ठीक है। तो ये शिव शक्ति नाम दिया गया है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसके पहले भी जब कभी कहाँ पहुँचा है तो कहीं ना कहीं नाम दिया गया, चूँकि ये साउथ पोल पर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह, देश पूरे दुनिया की ओर से बधाई मिली है इस पर।
तो आप समझ सकते हैं कि क्या उपलब्धि है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, थोड़ा सा जानकारी। अगला जो है, चलिए प्रश्न नंबर 4 पे आता है कि भारत सरकार ने टैक्स चोरी पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक चालान प्रोत्साहन योजना कब शुरू की है? ऑप्शन ए 25 अगस्त, ऑप्शन बी 30 अगस्त, ऑप्शन सी 28 अगस्त, ऑप्शन डी 1 सितंबर 2023। और आंसर होगा, मैं बताऊं, आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी होगा। और इसमें क्या है, क्या खास बात है? तो 1 सितंबर 2023 से तो ये चालान प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया, जो कि मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से किया गया। इसमें खास बात है कि 10,000 जी हाँ दोस्तों, 10,000 रुपये से लेकर 1 करोड़, जी हाँ 1 करोड़ रुपये की, ठीक, 1 करोड़ रुपये की इनाम राशि जो है मिलनी है, का इनाम जो है, रुपये का इनाम भी दिया जाएगा प्रोत्साहन के लिए। तो इसको याद रखिए कि कैसे मिलना है। और 1 सितंबर से लागू कर दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह योजना 1 सितंबर 2023 को लॉन्च की जाएगी, ठीक है। एक्चुअली आने वाले में तो समझिए कि हो ही गया, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और यह योजना सिर्फ कहाँ, सभी जगह नहीं, पूरे राज्य पूरे देश में नहीं, बल्कि यह योजना जो है आप लिख सकते हैं असम में, असम, ठीक है, असम, उसके बाद गुजरात, ठीक है, ये 2 राज्य हुआ। उसके बाद जो हरियाणा भी रख लीजिए, 6 राज्य है ना, हरियाणा। उसके बाद दोस्तों पुडुचेरी को रखिए, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, ठीक है, दादरा नगर हवेली। उसके बाद है दमन द्वीप। तो ये हुआ ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्या कह सकते हैं, क्यों इस पे जोड़ दिया गया कि कुछ ये राज्य है, और मतलब कि जाहिर सी बात है कि सभी जगह नहीं तो कुछ ना कुछ जगह पर इसे लागू करके ये साबित किया जा रहा है कि भाई कितना आ सकता है। हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, इस बात को समझ लीजिए कि कैसे 1 करोड़ रुपया आपको जीत सकते हैं, 10,000 से 1 करोड़। तो पहले की चालान जो है जीतने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, जीतने के लिए आपको क्या करना है, इस बात को समझना होगा। पहले से क्लीन कर लेते हैं। तो दोस्तों जीतने के लिए जो है चालान iOS या एंड्रॉयड, चाहे एंड्रॉयड या iOS के साथ जो वेब पोर्टल भी है, चाहे तो आप एंड्रॉयड मोबाइल या iOS मोबाइल पे जाएंगे, या वेब पोर्टल जो है इसका मैं लिख देता हूँ लिंक ताकि आपको समझ में आए। देखिए web. लिख देना है मेरा, ये देखिए MERE, मेरा बिल .gst.gov, जी हाँ gov.in, ये पोर्टल, वेब पोर्टल भी है। एंड्रॉयड पे भी जा सकते हैं। चालान iOS और एंड्रॉयड के साथ साथ ये है एप्लीकेशन, उस पर जो है मतलब कि जो उपलब्ध मोबाइल एप्लीकेशन जो है मेरा बिल मेरा अधिकार पर अपलोड किए जा सकते हैं। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत हर महीने 500 से ज़्यादा मतलब ऑनलाइन लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे, यानी एवरी मंथ, जी हाँ पर मंथ जो कह सकते हैं, पर मंथ जो है क्या 500 से अधिक, जी हाँ 500 से अधिक ऑनलाइन लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे और एक तिमाही में 2 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे, जिनकी पुरस्कार राशि जो है 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने के लिए एक व्यक्ति द्वारा 1 महीने में अधिकतम 25 चालान कर सकते हैं ऐप पर या वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाते हैं, चालान जो GST वाला है। और प्रत्येक अपलोड किए गए चालान के लिए एक जो है AR नंबर तय किया जाएगा, जिसका उपयोग पुरस्कार निकालने के लिए किया जाएगा, यानी AR नंबर होगा। अब विजेता चालान नियमित अंतराल यानी मासिक त्रैमासिक पर ड्रॉ विधि के द्वारा ही चुने जाएंगे, यानी चाहे मासिक या त्रैमासिक के।
तो आप समझ सकते हैं ये। अब नेक्स्ट प्रश्न है, तो भारत निर्वाचन आयोग ने देश में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस व्यक्ति को हाल ही में 3 साल के लिए, जी हाँ 3 साल के राष्ट्रीय आइकॉन बनाया। अब ये देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब देखिए 4 ऑप्शन है, मेरी कॉम, बी में महेंद्र सिंह धोनी, सी में पंकज त्रिपाठी और डी में सचिन तेंदुलकर। बताइए कि कौन सबसे मतलब ये अभी किसको किनको चुना गया है। नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। सो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। दोस्तों 23 अगस्त को, जी हाँ 23 अगस्त को नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में एक आयोजन हुआ जिसमें चुनाव आयुक्त जो थे राजीव कुमार उपस्थित थे और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन की जिम्मेदारी दी गई। अब ये देखिए सीक्वेंस देखिए, इनके सचिन तेंदुलकर के पहले ये प्रभार जो है 3 साल का था पंकज त्रिपाठी के पास, इनके पहले था महेंद्र सिंह धोनी के पास और इनके पहले मेरी कॉम के पास था। जी हाँ, तो ये क्रम है कि इनके पहले ये, इनके पहले ये, इनके पहले ये, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जैसी बातें आप समझ चुके हैं कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है और ऐसे में सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े आइकन के रूप में ऐसा कर सकते हैं कि उनके कहने पे बहुत सारे लोग जो वोट नहीं देते वो भी वोट यानी वोटिंग करेंगे ही करेंगे। तो इस बात को आपको समझ लेना है और आने वाले समय में अगर टीवी पे दिख जाते हैं सचिन तेंदुलकर, आपको अपील करते हुए कि भाई वोट देना जरूरी है, तो आप घबरा नहीं जाना है, घबराइएगा नहीं, क्योंकि अब ये हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ प्रश्न नंबर 6 है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का मतलब अपने किस देश ने जो है अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मान का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया। किस देश ने, जो किस देश का ये सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी यूएई। और आंसर दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो मैं बताऊं, आंसर आपका ऑप्शन जो है सी होगा, यानी कि ग्रीस होगा। और ग्रीस जो है दोस्तों अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ग्रीस की यात्रा पर थे। एक्चुअली और भी देशों की यात्रा उन्होंने किया है, दक्षिण अफ्रीका के बाद ग्रीस उन्होंने वे गए और इसी समय जो है चंद्रयान का भी जो है कार्यक्रम भारत में हुआ। तो यानी कि भारत में चंद्रयान मिशन के समय भारत में उपलब्ध नहीं थे नरेंद्र मोदी, लेकिन फिर भी जो मतलब देश जो है चांद पे पहुंचा था और जो है नरेंद्र मोदी जो है बिजनेस में एक्चुअली कह सकते हैं कि देश को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों काम हो गया। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस बात को समझिए कि राष्ट्रपति जो है ग्रीस के राष्ट्रपति जो है कैटरीना एन साकेलारोपोलू से जो है मतलब से ये सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा कि ग्रीस के राष्ट्रपति का नाम जो है कैटरीना से स्टार्ट होता है, कैटरीना, ठीक है, कैटरीना एन साकेलारोपोलू। क्या नाम है? शाकेला रोपोलू, ठीक है, ये नाम है कैटरीना एन साकेलारोपोलू। ये ग्रीस के जो है राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और ये देखिए कि पहले वैसे भारतीय हैं, मतलब पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो कि 40 साल, जी हाँ, 40 ईयर्स के बाद मतलब ये इन्होंने मतलब कि कोई देश का प्रधानमंत्री जो है वहाँ गया। 76 साल हो गए इसमें कि ये गए हैं। तो ये एक अलग बात है, इसको भी ध्यान में रखना है। और जाहिर सी बात स्वागत तो हुआ ही उनका और ये सम्मान भी दिया गया चूँकि पहुँचे थे। और ग्रीस के राष्ट्रपति ने जो भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता पर बधाई भी दिया है, ठीक है। तो ये सब बात है। और द्विपक्षीय 2030 देखिए दोनों देशों के बीच जो है 2030 तक जो है 30 तक द्विपक्षीय व्यापार समझौता को साइन किया गया है, ठीक है। हमने और कहा गया कि आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी पर भी चर्चा हुई है। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों कि 15वां शिखर सम्मेलन जो है का आयोजन किस देश में किया गया?
15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ऐसे याद रखिए। 15वां ब्रिक्स जो है दोस्तों, ब्रिक्स याद रखिएगा, BRICS, ब्रिक्स। अभी ये देश का नाम है। अब देश कौन कौन सा है आप समझ लीजिए अगर आप जानते हैं, लेकिन पहले आंसर पर ध्यान दीजिए कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया। अगर मैं बता दूं तो आप जाहिर सी बात है कि आंसर तो आपको ऐसे ही निकाल लेंगे। चलिए आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और जाहिर सी बात है दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और इस बात को ध्यान में रखना होगा, आने वाले परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 1 साल भर तक ये बात जो है चलती रहेगी, हमेशा चलेगी। तो चलिए अब इसके बाद जो है बात करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात आप याद रखिए कि देखिए बी से जो है ब्राज़ील हो जाता है, बी से ब्राज़ील, ठीक है। आर से जो है रसिया ने, ठीक है, रूस, आर से रसिया, और आई से इंडिया हो गया, ठीक है, यानी कि भारत, और सी से चाइना हो गया यानी कि चीन, और एस से साउथ अफ्रीका हो गया। ये है हमारा जो जिसका चर्चा भी हुई है, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अमेरिका। ये 5 देश है, इसका समूह है। अब चलिए अगला देखिए, यहाँ दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम जो है रामफोसा है। तो याद रखिएगा रामफोसा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, सॉरी क्या मैंने बताया, राष्ट्रपति जो है रामफोसा है। इनके बीच भी द्विपक्षीय बैठक हुई, कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक, जी हाँ 20वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन है दोस्तों, 4 ऑप्शन है। अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाएगा आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जो है भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भूटान, जी ऑप्शन डी भूटान। तो मैं बताऊं आपको, आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। दोस्तों 21 अगस्त, जी हाँ 21 अगस्त, इस बात को याद रखिएगा, 21 अगस्त 2023 को आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक इंडोनेशिया के सेमारंग, जी हाँ दोस्तों सेमारंग, जी हाँ सेमारंग जो है सेमारंग में आयोजित की गई। और इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में अपर सचिव राजेश अग्रवाल ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और जाहिर सी बात है तो इम्पोर्टेंट है, आसियान के सभी 10 देश, देखिए आसियान के जो है 10 देश, सभी जो है 10 देश है, 10 देश हैं आसियान में। तो सभी 10 देश जैसे ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, उधर का ये सब है, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, यानी कि भारत से पूरब के सारे ये देश हैं। वियतनाम के आर्थिक मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों ने इसमें बैठक में भाग लिया। तो बैठक में भारत आसियान ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित भी किया गया। और इससे जुड़े बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। लेकिन प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों, कि देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो कि 643.34 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, कहाँ बन रहा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी मणिपुर। अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पता तो चले कि कितने लोग सही में जानते हैं या नहीं जानते हैं। दोस्तों मैं बताऊं, अगर आपको नहीं पता है तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। देखिए मणिपुर जो है, ऐसे भी आप जानते हैं कि खिलाड़ियों के मामले में आगे रहा है, चाहे जो भी कह लीजिए। और यहाँ जो है देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, जिसका लागत देख लीजिए 650 करोड़ के आसपास रखा गया है। दोस्तों इसी वर्ष जो है, मतलब 2023 में है, 1000 खेलो इंडिया केंद्र देश को समर्पित किए जाएंगे। 1000 से अधिक, या ये कह सकते हैं 1000, जिनमें जो है 227 खेलो इंडिया केंद्र उत्तर पूर्व में स्थापित किए गए। यानी कि 1000 याद रखिए, 1000 खेलो इंडिया केंद्र जो है देश को समर्पित किए जाएंगे
2023 में, जिनमें से 227 जो है 227 जो है कह सकते हैं 227 साउथ नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में स्थापित किए जा रहे हैं। और जो है बताया, ये भी बताया गया है कि भाई इसमें जो है 520 करोड़ से अधिक जो है रुपए की संयुक्त स्वीकृति लागत पर जो है 75 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। अब बात को थोड़ा सा घुमा फिरा कर मैं ये कहूँ कि भाई इसमें खेलों के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातें हैं और इसको डिटेल से जाना जा सकता है। तो चलिए यहाँ तक खाली ध्यान रखिए कि भाई देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है कि 650 करोड़ रुपए की लागत से जो है मणिपुर में बनाया जा रहा है। देखिए 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में जो है 2024 के कहाँ आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल में पहले ही प्रयास में क्वालिफाई कर लिया है। किस ओलंपिक खेल के लिए, एक्चुअली बात क्वेश्चन ये है कि किस ओलंपिक खेल के लिए जो है, जो ओलंपिक खेल है उसके लिए जो क्वालिफाई कर लिया है। और ये उलट फेर है, अगर आप आंसर देखिए, ऑप्शन ए जापान ओलंपिक, बी पेरिस ओलंपिक, सी रूस ओलंपिक है, या डी चीन ओलंपिक। तो दोस्तों मैं बताऊँ आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरिस ओलंपिक। जी हाँ। अब देखिए 2022 में जो नीरज चोपड़ा ने को बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में लोगों ने याद भी किया। और इन्होंने क्या किया कि जो है 2024 पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई जो है कर लिया इन्होंने किया। और देखिए हुआ ये कि पहले ही प्रयास में 88,777 की थ्रो के साथ विश्व एथलेटिक चैंपियंस में भाला फेंक फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और सबसे और एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए कई गौरव हासिल किए हैं, जिसमें भाला फेंक में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। इन्होंने मतलब स्वर्ण पदक भी भाला फेंक में लिया है। ओरेगन, एक और बात है कि ओरेगन में 2022 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज स्वर्ण पदक जीतने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स से पीछे रहकर उन्हें जो है सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये दोस्तों, ये जो है बाकी जो बैकग्राउंड में आपने मेरी बातों को सुना समझा, ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताइए, ताकि और भी इस तरह के और इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बातों को मैं शामिल कर सकूं। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।